ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे थे हैलो एल्केन। ठीक है, और हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स के अंदर हमने स्टार्ट की है केमिकल प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर जो हम पढ़ चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ी थी SN1 और SN2 रिएक्शन। तो अब जो बचा है इसमें हमने SN1 और SN2 जो रिएक्शन है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो नहीं पढ़ा था कल। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ सकता है एग्ज़ाम में, तो डिफरेंस भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो जो SN1 रिएक्शन थी उसके अंदर हमने देखा कि ये जो है ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक तरह की। ठीक है, जबकि जो SN2 रिएक्शन है ये क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो SN1 रिएक्शन होती है ये क्या होती है, एक 2 स्टेप रिएक्शन है। क्या होती है, 2 स्टेप के अंदर होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने SN2 रिएक्शन को देखा तो ये एक सिंगल स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो SN1 रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या बनता है, एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो कहने की बात है कि इसमें इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट जो होगा वो क्या होगा, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन किसकी फॉर्म में होगा, इंटरमीडिएट की फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, इसमें SN2 के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इसके अंदर ये जो रिएक्शन होगी ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड करेगी। ठीक है, ये इसके डिफरेंसेस के अंदर है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस में हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो फ्रंट साइड से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है आप लिख सकते हो वो क्या हो सकता है, फ्रॉम फ्रंट साइड और मे बी फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, जबकि इसमें हमेशा क्या होगा, बैक साइड से होगा, मतलब अपोजिट साइड से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। किसकी अपोजिट साइड से, जो लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि इसमें फ्रंट और बैक से होता है, तो ये जो रिएक्शन है लगभग क्या होगी, रेसेमाइजेशन के साथ क्या होगी, कंप्लीट होगी। कुछ इन्वर्जन होगा, ठीक है, या रेसेमाइजेशन होगा। जबकि ये जो रिएक्शन है वो क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ क्या होगी, कंप्लीट होगी। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से हो रहा था। ठीक है, ये हमने SN2 रिएक्शन में देखा जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज दोनों साथ साथ हो रहे थे। तो मतलब एक साइड से न्यूक्लियोफाइल यानी वीक न्यूक्लियोफाइल रिलीज हो रहा है और दूसरी साइड से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, मतलब बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, और इसमें काफ़ी डिफरेंसेस के अंदर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो बहुत हैं, बस रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख दो। हमें पता है इसमें ये टर्सरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होते हैं। ठीक है, जबकि इसके अंदर कौन से आ जाएंगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इससे ज़्यादा डिफरेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, या 2 या 3 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स का ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिफरेंस। उसके बाद जो अपने को दिए हैं वो दिए हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, या उससे पहले मेटल की रिएक्शन पढ़नी है, तो पहले हम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे NCERT में दिए है हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो अपने को इसी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो दिया है किसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे इसने बताया कि जब कोई सब्सटेंस का कोई जो सॉल्यूशन होता है उस सब्सटेंस के सॉल्यूशन के अंदर से क्या करेंगे, हम प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स दिए है। ठीक है, मान लो ये ट्यूब लाइट है,
तो इससे क्या निकल रही है, लाइट रेस निकल रही है। ठीक है, जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सभी प्लेन्स के अंदर होती है, मतलब सभी प्लेन्स के अंदर उसकी वेवलेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन उसके परपेंडिकुलर भी होती है और जो प्लेन चल रहा है उसमें भी परपेंडिकुलरली प्रोपेगेट करती है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ क्या है, सभी डायरेक्शन के अंदर है। जब इस लाइट को हम किस में से पास करेंगे, कोई प्रिज्म या ग्राफ्टिंग में से पास करेंगे, तो जो आपको लाइट मिलेगी उस लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो जो ये लाइट अपने को मिल रही है ये है प्लेन पोलराइज लाइट। क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होगी, दोज लाइट विच हैव वाइब्रेशन ओनली इन वन प्लेन। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट बोलेंगे। जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को आप कोई सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से पास करते हो, ये आपको कोई सब्सटेंस दिया है, इसके सॉल्यूशन में से पास किया, तो ये क्या करेगा, ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो राइट साइड में रोटेट कर देगा और या लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा। ठीक है, जब इसको ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है, पोलरीमीटर ट्यूब से, यानी पोलरीमीटर जो है वो यूज किया जाता है इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का पता लगाने के लिए। जो सब्सटेंस क्या करेगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, दो सब्सटेंसेस विच रोटेट दी प्लेन पोलराइज लाइट। क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे, या तो क्या करेंगे वो लेफ्ट साइड में रोटेट कर देंगे और या फिर राइट साइड में रोटेट कर देंगे, जब उन सब्सटेंस के सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाता है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देंगे तो उनको हम बोलेंगे क्या, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ठीक है, और जो क्या करेंगे, राइट साइड के अंदर रोटेट कर देंगे, उनको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे या हम इसके लिए प्लस साइन का यूज़ करते हैं, इसको एल से या फिर माइनस साइन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की डेफिनेशन, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट जब उनके सॉल्यूशन में से पास की जाती है तो वो उसको क्या कर देंगे, रोटेट कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब बात ये आती है कि ये ऑप्टिकली एक्टिविटी या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होंगे, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना ये कौन से सब्सटेंस शो करेंगे। तो इसके लिए जो अपने को नेसेसरी कंडीशन दी है वो ये बताइए कि कोई जो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलो या उनको हम क्या बोलेंगे, चिरल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, चिरल मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बात ये आती है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, वो मॉलिक्यूल या वो सब्सटेंस जो अपनी जो मिरर इमेज होती है उसके क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो दो सब्सटेंसेस विच फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर आर नाउन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। बात आती है एसिमेट्रिक को आप ये भी कह सकते हो कि जो भी आपको कोई स्टीरियो सेंटर दिया हो, मतलब कोई भी कार्बन एटम दिया है उससे जितने भी जो ग्रुप अटैच है वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, तो उस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या चिरल कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो चिरल कार्बन या चिरल मॉलिक्यूल कौन सा होगा, चिरल या एसिमेट्रिक कार्बन की अगर बात की जाए तो वो कार्बन होगा that carbon which attach with
ऑल दी डिफरेंट एटम, यानी उसके साथ जो जितने भी एटम्स अटैच है वो सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, चाहे वो एटम है चाहे ग्रुप है। यानी कार्बन अपने चारों बॉन्ड वो किसके साथ बना रहा है, 4 डिफरेंट एटम या 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बना रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, चिरल कार्बन बोलेंगे या एसिमेट्रिक। जैसे ये अपने को कार्बन दिए, ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, एक मिथाइल ग्रुप के साथ बना रहा है, दूसरा जो है ये हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ बना रहा है, और तीसरा जो है यहाँ पे अपने को इथाइल ग्रुप दिए। ठीक है, तो ये चारों के चारों ग्रुप इससे जो अटैच है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जो इस तरह का कोई भी एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, अगर आप उसकी मिरर इमेज देखोगे तो उसकी जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन है वो यही है कि एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेज बनाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है, उसी को एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल बोलेंगे और या उसी को चिरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और वही मॉलिक्यूल क्या शो करेंगे, वही मॉलिक्यूल शो करेंगे क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या शो करेंगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी। यानी इनमें से अगर एक सब्सटेंस डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा क्या होगा, लीवो रोटेटरी होगा। समझ में आया? ठीक है, और जो दूसरा कोई आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिया है जिसमें चारों डिफरेंट एटम्स अटैच नहीं है, ठीक है, उनमें दो ही अगर आपको क्या मिल जाए, सेम ग्रुप्स मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एचिरल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, एचिरल, या उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और एसिमेट्री मॉलिक्यूल जो होता है उसमें लैक ऑफ सिमेट्री, यानी उसमें कोई भी जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है या लैक ऑफ सिमेट्री है, ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया। ये 4 टाइप्स की जो डिफरेंट जो सिमेट्री होती है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री यूनिट में होती थी पहले आपकी +2 में ही, इसको आज से 10 साल पहले कट कर दिया, फ्री हो गए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिए हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे, सिमेट्रिक, या क्या बोलेंगे उसको, एचिरल। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सुपर इम्पोजेबल जो मिरर इमेज बनाएंगे एक दूसरे की, उसको हम क्या बोलेंगे, एचिरल मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अपने को एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहते हो। ठीक है, जैसे अपने को ये मॉलिक्यूल दिया है प्रोपेन 2-ओल का। ठीक है, एक तो हमारी तरफ है ये जो ग्रुप है मिथाइल, और दूसरा जो है अवे फ्रॉम अस है। ठीक है, अगर आप इसकी मिरर इमेज देखो, ठीक है, तो आपको जो मिरर इमेज मिलेगी उसमें आप देख रहे हो ये इमेज बनेगी इसकी। ठीक है, और ये मिल रही। अब ये कह रहा है कि इसमें 2 ग्रुप सेम है, तो मतलब ये क्या है, एचिरल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना। क्या ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है? ये कह रहा है कि अगर मैं इसको 180 पे रोटेट कर दूं, क्या कर दूं इसको मैं 180 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, तो मेरे को जो मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखो ये कार्बन है, ये OH इधर है, 180 पे रोटेट करते ही कहाँ आ जाएगा, इधर H का H यहाँ रहेगा, जो मेरी तरफ है वो कहाँ चला जाएगा, अपोजिट साइड में चला जाएगा ना। कहाँ पे चला जाएगा, ये जो डार्क है ये क्या हो जाएगी, डैश हो जाएगी। मतलब इसको हम क्या कर देंगे, 180 पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डैश में, और जो डैश लाइन थी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डार्क लाइन हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखो और इसको देखो तो ये एक दूसरे की क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। समझ में आया?
ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये एक एचिरल मॉलिक्यूल है या सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और ये क्या होते हैं, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेंगे। समझ में आया? ठीक है, इसके बाद बात ये आती है कि अगर आपने इसका एग्जाम्पल तो देख ही लिया, अगर इसी तरह भी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट ग्रुप लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने ले लिया क्या, ब्यूटेन 2-ऑल का एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ C2H5 लगा दिया। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ये C2H5 हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको 180 डिग्री पे रोटेट किया तो जो C2H5 है यहाँ पे वो कहाँ पे आ जाएगा, वह डायरेक्ट साइड में आ जाएगा ना। 180 पे रोटेट करते ही जो पहले मेरी तरफ था वो दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, जो दूसरी साइड था वो अब मेरी तरफ आ जाएगा। अब देखो ये एक दूसरे की क्या बना रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना रहे हैं। तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है इसमें, ठीक है, क्या है, चारों डिफरेंट ग्रुप, तो ये क्या शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि ये क्या है, एक चिरल मॉलिक्यूल है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना। तो यहीं पे हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, इनेंशियोमर के बारे में। ठीक है, तो इसमें देखो जो इनेंशियोमर है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लो हम इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने को एक मॉलिक्यूल दिया है, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है, और ये हमें पता है एक दूसरे की क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये कोई आपको मॉलिक्यूल दिए, ये एक दूसरे के क्या बना रहे हैं, इस तरह ये बना रहे हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बना रहे हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो ये स्टीरियो आइसोमर फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये अगर डेक्स्ट्रो है तो ये क्या होगा, लीवो होगा। समझ में आई? तो जो स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की क्या बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर बोलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। इनेंशियोमर क्या होते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर, क्या बोलेंगे, दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो एक दूसरे की क्या बनाए, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाए, उसको हम बोलेंगे इनेंशियोमर। ठीक है, और जो इनेंशियोमर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और ये क्या है, हमेशा आइडेंटिकल क्या शो करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि फार्मूला सेम है। ठीक है, बस किस में डिफरेंस होंगे, ऑप्टिकल रोटेशन में। ठीक है, एक अगर क्या होगा, डेक्स्ट्रो होगा, तो दूसरा क्या होगा, लीवो होगा। मतलब अगर एक क्या लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। ठीक है, तो उनको बोलेंगे इनेंशियोमर। तो हमें पता है, एक ध्यान रखना, ग्लाइसिन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जितने भी है, ठीक है, एमिनो एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक्टिव, क्योंकि इसमें 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर ये कह रहा है कि मान लो मैं इसका और आइसोमर बना दूं, किस तरह, जो ये OH ग्रुप है, ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इस साइड ले लिया पहले, या OH ग्रुप को मान लो मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, या मैंने C2H5 ले लिया, इसकी मिरर इमेज बनाई, तो हमें क्या मिला, यहाँ CH3, ये H,
यहाँ C2H5 और यहाँ OH। ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमर कौन सा है? थर्ड, और ये क्या है? फोर्थ। क्योंकि फार्मूला सेम है, स्टीरियो सेंटर के चारों ओर की जो अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। तो ये जो थर्ड और फोर्थ है ये तो एक दूसरे के क्या है? इनेंशियोमर। ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकंड भी क्या है? एक दूसरे के। समझ में आई बात? अब आपसे पूछ ले फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ ये एक दूसरे के क्या है? क्या है ये? इनको बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, तो डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं कि दो स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यानी ये स्टीरियो आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ठीक है, बट ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डायास्टीरियोमर्स बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो देखते हैं। एक वैसे मीजो कंपाउंड भी होता है। क्या होता है? चलो उसको छोड़ो, वो आपके दिया नहीं है ना, एनसीईआरटी में जो दिया है वो ही करेंगे। वो ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, उनमें चिरल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, चिरल मॉलिक्यूल होने के बावजूद भी वो क्या होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है? प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होंगे? दोनों हाफ जो होंगे ना मॉलिक्यूल के वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे, जैसे टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, हमें कौन सा कंपटीशन, अभी +2 करना है। ठीक है, चलो कर लेना कंपटीशन की, अभी एनसीईआरटी वाली तो करो। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रेसेमिक मिक्सचर की, है ना। रेसेमिक मिक्सचर ये कह रहा है अगर क्या करें, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? ये मिक्सचर होता है किसका? 2 इनेंशियोमर का। ठीक है, 2 इनेंशियोमर का क्या होगा? जो मिक्सचर होगा, जिसमें क्या होगा? जो क्या मिलेगा आपको? ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगा। ठीक है, ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर। किसका? 2 इनेंशियोमर्स किस में होंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे ना, इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, और क्या होगा? ये होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि जो एक इनेंशियोमर के द्वारा जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो दूसरे इनेंशियोमर के द्वारा कैंसल आउट कर दिया जाता है, क्योंकि वो इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे आपने कोई भी इनेंशियोमर लिया, जैसे हमने ये एग्जांपल अभी लिया था, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर आप इसमें देखोगे ये क्या है? डेक्स्ट्रो है, तो जो दूसरी इसका मिरर इमेज हम बना रहे हैं वो क्या होगा? लीवो होगा। ठीक है, और जब कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या है? ये दोनों क्या है? 50-50% के अंदर प्रेजेंट है, 50 ये और 50 ये है। ठीक है, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो जो अपने को मिक्सचर मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। क्योंकि जो ऑप्टिकल रोटेशन एक इनेंशियोमर के द्वारा किया जाता है, यानी उसी को कैंसिल कर दिया जाएगा किसके द्वारा? दूसरे आइसोमर्स के द्वारा, यानी इनेंशियोमर के द्वारा। तो जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे प्लस माइनस आगे लगा के, या आप क्या यूज़ कर सकते हो? ये DL। समझ में आया? तो वो क्या होंगे? रेसेमिक मिक्सचर होंगे। समझ में आ गया? ठीक है, और कोई भी जो इनेंशियोमर है उनका जो मिक्सचर से आप रेसेमिक मिक्सचर जो बनाते हो, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रेसेमाइजेशन। ठीक है, रेसेमाइजेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनेंशियोमर इनटू रेसेमिक मिक्सचर इज नाउन एज रेसेमाइजेशन। हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के अंदर, वो अपने को दिए क्या? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ी हुई है इन्वर्जन, चलो पढ़ ही लेंगे अभी। ठीक है,
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है जैसे है वैसे मेंटेन रहना। ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी, कोई भी जो मॉलिक्यूल है उसकी जो इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसका प्रिजर्वेशन। मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी जो स्टीरियो सेंटर होगा एचिरल मॉलिक्यूल के अंदर, वो अगर उस स्टीरियो सेंटर से कोई भी जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोसेस ना हो, या जो रिएक्टेंट का जो सेम कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन हमें किसका मिले? प्रोडक्ट का मिले, तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन किसके साथ कंप्लीट हो रही है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो जैसे अपने को यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये अपने को कोई मॉलिक्यूल दिया है, अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसी के साथ, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है वो क्या है? चिरल कार्बन है, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जब रिएक्शन होगी तो हमें पता है कि इस स्टीरियो सेंटर से कोई भी बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुई, ठीक है, और जो इसकी जो स्पेशियल अरेंजमेंट है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की, ठीक है, या जो ये अपने को जो स्टीरियो सेंटर है इसके चारों ओर के अरेंजमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। जब रिएक्शन हुई और जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट का क्या होगा? सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसे हमें किसका दिया हुआ था? रिएक्टेंट का दिया हुआ था। तो हम इसको कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा, तो आप ये लिखोगे, इफ़ ड्यूरिंग ए रिएक्शन इफ़ देयर इज़ नो बॉन्ड क्लीवेज और नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट द स्टीरियो सेंटर, या आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट will have the same configuration during a reaction, then reaction is said to be proceed with the retention of a configuration। क्लियर है ये? ठीक है, इसके बाद दिया है inversion of configuration। inversion of configuration, तो inversion of configuration का मतलब क्या होगा? यहाँ पे जो आपको रिएक्टेंट का जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ठीक है, अगर उसके रिवर्स आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, मतलब जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे आपने SN2 रिएक्शन के अंदर देखा था कि जो लिविंग ग्रुप है उसकी अपोजिट साइड में क्या आ रहा है? कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो जो रिएक्टेंट है उसके कॉन्फ़िगरेशन के क्या होगा? रिवर्स होगा, या इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन मिलता है कोई भी रिएक्शन के अंदर, तो हम उसको कहेंगे कि वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। या आप कहोगे कि अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से हो रहा है तो भी वो रिएक्शन क्या होगी? ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंप्लीट होगी। ठीक है, ये आप SN2 रिएक्शन में देख चुके हो। ठीक है, उसके बाद जो अपने को जो नेक्स्ट दिया है वो हमने देखा था क्या? रेसिमाइजेशन। ठीक है, या अपने को स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट में दिए हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, और उस रिएक्शन के अंदर क्या बनता है? कोई इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? एक तो मिलेगी रिटेंशन, ठीक है, दूसरा इन्वर्जन, और तीसरा जो अपने को दिया है रेसिमाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ये कार्बन दिया है, मान लो इसके साथ कोई भी ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे A, B और C लिख लिया। ठीक है, ये कोई कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और इस पे हो रहा है क्या? कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, तो मान लो कि ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था ये हमें इस तरह दिया था A, B और C,
और यहाँ पे कार्बोकेटाइन मानने की बजाय आप मान लो कुछ एक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वाई मॉलिक्यूल जो है उसका अटैक हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे कोई हेलोजन है, यहाँ OH भी मान सकते हो आप, ABC की जगह कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर मानो कि दोनों ही कंडीशन में क्या है, X तो यहाँ लिविंग ग्रुप है, निकल रहा है, ठीक है। अब Y का अगर अटैक कहाँ है, X के अपोजिट साइड से हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ हो रही है, ठीक है। और अगर जो सेम साइड में ही क्या आके कंबाइन हो रहा है, जो अटैकिंग ग्रुप जो लिविंग ग्रुप की सेम जगह पे आके जुड़ रहा है, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो रही है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन के साथ हो रही है। तो जहाँ पे इस तरह की कंडीशन होगी तो वहाँ आपको 50-50% चांस मिलेंगे, किसके, दोनों के, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो दोनों के क्या है 50-50% क्या होंगे, चांसेस होंगे। जब फर्स्ट और सेकंड क्या है 50-50% में आपस में कंबाइन होंगे, तो जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक रेसिमिक मिक्सचर होगा। तो यानी वो रिएक्शन किसके साथ कंप्लीट हो रही है, रेसेमाइजेशन के साथ। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे ये अपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट जो हैं, जो आपके लेवल में है एनसीईआरटी में, वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को दिया है, ठीक है, वो कौन सा दिया है, जो सेकंड टाइप की रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की जो रिएक्शन है वो दे रखी है मेटल के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स विद मेटल। तो यहाँ पे इसने बताया कि कई जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड यानी यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ये क्या करते हैं, जो मेटल है उस मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, जो मेटल और जो कार्बन है उसके बीच में क्या होगा, बॉन्ड होगा। और इन कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो दोज कंपाउंड इन विच एक कार्बन मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट आर नाउन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमें पता है ऑर्गेनिक हैलाइड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएंगे। और यही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो है वो अपने को जो मेन दिया वो है ग्रीगनार्ड रीजेंट, ठीक है। तो ग्रीगनार्ड रीजेंट विक्टरमियर ग्रीगनार्ड ने प्रिपेयर किया था, तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो कोई भी एल्काइल हैलाइड जिसमें एल्काइल ब्रोमाइड दिया था उसकी रिएक्शन करवाई थी किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसकी प्रेजेंस के अंदर, ईथर की प्रेजेंस में, जो ड्राई ईथर दी है उसकी प्रेजेंस में करवाई, तो उसको ये कंपाउंड मिला क्या, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस तरह ग्रीगनार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन की गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हो, ठीक है। जैसे ब्रोमो इथेन है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगी, ठीक है। तो ये हो गया ग्रीगनार्ड रीजेंट की प्रिपरेशन। उसके बाद जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि नेचर ऑफ बॉन्ड इन ग्रीगनार्ड रीजेंट, ठीक है। तो ये आपको बॉन्ड की नेचर पूछी गई थी, तो ये नेचर आप किस तरह एक्सप्लेन करोगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि मेटल और जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या है, जो कार्बन एटम मैग्नीशियम मेटल से जो जुड़ा होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ विड्रॉ करके क्या बनाएगा, कार्बन एनायन बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। दूसरा जो बॉन्ड अपने को दिया है वो मैग्नीशियम मेटल और हैलोजन के बीच में,
वो होता है आयनिक बॉन्ड, और ये आयनिक बॉन्ड जो होता है वो काफ़ी स्ट्रोंग होता है, ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान ये नहीं डिसोसिएट होगा, ठीक है। तो जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इसके बारे में बात की गई है कि अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट को अगर आप देखो तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये कोई भी जो प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, या जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होती है, उनके साथ ये क्या करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। किसके साथ, जो प्रोटॉन डोनर या आप कह सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगी, एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई भी जो सब्सटेंस अपने को दी है, ठीक है, चाहे वो अपने को वाटर दिया है, चाहे वो एल्कोहल दिया है, ठीक है, चाहे वो एमाइंस दिए यानी अमोनिया की प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस, ठीक है, थायो एल्कोहल, ठीक है, इस तरह के कोई भी जो मॉलिक्यूल दिए हैं जो क्या कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्शन करके क्या देगा, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तभी तो इसमें हमने ड्राई ईथर यूज़ की थी इसकी प्रिपरेशन के दौरान, ताकि कोई भी इसको मॉइस्चर वगैरह ना मिले, ठीक है। तो इसकी कई बार रिएक्शन पूछ ली जाती है कि राइट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ठीक है, विद वाटर, एल्कोहल, ठीक है, या एमाइंस, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें पता है क्या मिलेगा, वाटर से ये ओनली क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा ना, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा, तो ये अपने को एक हाइड्रोकार्बन देगा, ठीक है। बाकी छोड़ो, मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये मिल जाएगा, बाकी जो बचा है ये इसके साथ है कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, इसकी बजाय कोई एल्कोहल होता, तो एल्कोहल की ये एसिडिक हाइड्रोजन ये लेके क्या बनाता, हाइड्रोकार्बन, बाकी जो अपने को मिलता, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाता। अगर यहाँ पे क्या होती, अमोनिया या एमाइंस होती, तो एक ही बात है, ठीक है। तो उससे भी क्या बनाता, ये हाइड्रोकार्बन बनाता, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि कोई भी आपको ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया है, अगर उससे हाइड्रोकार्बन बनाना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड ये अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया होता, मान लो ब्रोमो इथेन दे रखी है, ठीक है, और इससे हमें क्या बनानी है, इथेन। तो आप इसमें मैग्नीशियम मेटल डालो ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा, ठीक है। जो ये मिला है इसमें आप वाटर डाल दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, इथेन मिल जाएगी। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह तैयार करेंगे, कर लोगे? इसी तरह अगर आपको क्या दी है, ब्रोमोबेंजीन दी है, ठीक है, क्या दी है, उसको भी अगर आप क्या करते हो, मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में हीट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, यही ग्रिग्नार्ड रीजेंट ही मिलने वाला है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का भी मैं सोचा साथ के साथ ही आपको बता दें, ठीक है, बार बार अलग अलग बताने से कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरोन का यूज़ किया जाता है ईथर के बजाय, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके क्या बनाएगी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट में। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था ग्रिग्नार्ड रीजेंट। उसके बाद जो है अपने को दिया नेक्स्ट रिएक्शन, कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या दिए, या वुड्स पढ़नी है, वुड्स रिएक्शन पढ़ लो एक बार, वो लास्ट में करेंगे ना, फिर ये मेटल वाली कंप्लीट कर दें। वुड्स रिएक्शन हमें पता है कि कौन सी रिएक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है उसको सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ट्रीट करेंगे तो अपने को हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिलेगा, और जो हाइड्रोकार्बन आपको मिल रहा है उसके अंदर क्या है, पेरेंट की कंपेयर में क्या होंगे, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। समझ में आई बात? तो उसको हम बोलेंगे वुड्स रिएक्शन,
ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, पेरेंट की कंपेयर में डबल हमें कार्बन एटम मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ क्लोरोइथेन दे रखी है और क्लोरोइथेन से अगर आपने ब्यूटेन बनानी है तो इसके लिए सबसे बढ़िया मेथड होगी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होगी, वुड्स रिएक्शन। तो इसके साथ इसको ट्रीट करोगे ईथर की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेगी, ब्यूटेन मिलेगी। ये ओनली सिमेट्रिकल एल्केन ही प्रोवाइड करेगी जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल चाहिए तो आप कोरियाउस करना, वो आपने +1 में स्टडी की है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कौन सी, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग मत लिख देना, फिटिंग है ये। ठीक है, तो ये जो वुड्स फिटिंग रिएक्शन होती है ये किसके लिए यूज की जाती है, एल्काइल एरिन्स की प्रिपरेशन के लिए। किसके लिए यूज करेंगे, एल्काइल एरिन्स की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए तभी आप इनको कन्वर्जन में अप्लाई करोगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई जो एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ है, एराइल हैलाइड के साथ। किसके साथ करेंगे, एराइल हैलाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में, सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, और साथ में क्या होगी, ईथर। जब इसके साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्काइल एरिन्स मिलेगी। मतलब रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, एल्काइल ग्रुप मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको टोलीन बनानी है और आपको दिया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या बनानी है आपने, टोलीन। ये क्लोरोबेंजीन दिए, आप इसमें सोडियम मेटल डालो। ठीक है, और साथ में क्या करो, क्लोरोमीथेन डाल दो। ठीक है, और ये आ गई ईथर। तो इससे आपको क्या मिलेगी, टोलीन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड्स है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को रिएक्शन दी है वो कौन सी दी है, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, कौन सी दी है, फिटिंग। फिटिंग, वुड्स खट गया, फिटिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, बाई एराइल बोलो या डाइफिनाइल बोलो, उसकी प्रिपरेशन के लिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें सीधी सी बात है कि आपको कोई भी एल्काइल हैलाइड दिए, ठीक है, उस एल्काइल हैलाइड को आप सोडियम मेटल के साथ क्या करो, ईथर की प्रेजेंस में जब ट्रीट करोगे, ठीक है, तो ये ड्राई ईथर ही होगी हमेशा, सीधी ईथर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डाइफिनाइल बोलो, बाईफिनाइल बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, जिसमें 2 रिंग जुड़ी होगी। समझ में आया, ये होगी फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपने को दी है कौन सी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो इसको पूरे को ही क्लीन करके पढ़ते हैं। ठीक है, वो दी है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। वैसे आपने +1 में टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ी होगी जिसमें अल्फा, बीटा, गामा एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है, पर हम यहाँ पे ओनली बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर इसने बताया है कि कोई भी जो आपको हेलो एल्केन दिए और जिस हेलो एल्केन के अंदर क्या है, बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, जब उस हेलो एल्केन को जिसके अंदर क्या है, बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसको आप ट्रीट करते हो किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ है। जब आप इसको ट्रीट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, आपको एक एल्कीन मिलेगी। और ये जब एल्कीन मिलेगी उस दौरान क्या होगा, एक डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की प्रोसेस होगी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की प्रोसेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें एक हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा जिसमें क्या होगा, जो अल्फा कार्बन एटम होगा उस अल्फा कार्बन एटम से क्या रिलीज होगा, हैलोजन रिलीज होगा, जबकि जो बीटा कार्बन एटम है
उस कार्बन एटम से क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी। जब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो रही है तो इस कारण इस रिएक्शन को बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे आपको बुक में दिया है सेम उसी तरह अगर आप देखो तो इसमें दिया ये हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट अगर कहीं भी कार्बन अटैच है तो उसको बोलेंगे बीटा कार्बन। ठीक है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो है बीटा हाइड्रोजन। ये कह रहा है कि जब आपने उसको किसके साथ ट्रीट किया, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट करते हो तो ये क्या एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। तो बेस क्या करता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, वीक बेस ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बीटा पोजीशन से इस हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, यानी प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और ये यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और अल्फा पोजीशन से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगी। ठीक है, और उस एल्कीन के अंदर आप देखोगे क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, साथ में क्या मिलेगा, H2O और साथ में X नेगेटिव। ठीक है, ये है बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रही है और अल्फा पोजीशन से हैलोजन निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने एक कंडीशन बताई क्या, कि अगर कोई आपको एक हेलो एल्केन दी है जिसके अंदर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उस कंडीशन के अंदर तो आपको एक से ज़्यादा एल्कीन मिलेगी। बट जो एल्कीन मिलेगी उनमें कौन सी एल्कीन क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। तो उसके अंदर इसने बताया इसके लिए सेडजफ रूल। क्या बताया, सेडजफ रूल्स। सेडजफ रूल्स क्या कहता है कि जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब होगा, ठीक है, तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो क्या होगी, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो आपको मिलेगी इस क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी पूरी आपने पढ़नी है तो वैसे ही करोगे कि इफ़ ए हेलो एल्केन हैविंग मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन then during dehydrohalogenation the highly substituted alkene is the major product is known as Sedgwick rule। ठीक है, तो अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो तो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा आया था, सेम वही लिख दे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिया है, ये देखो ये दिया है अल्फा कार्बन और इसके साथ ये आया था, यहाँ थी क्लोरीन, और कहा गया कि जो 2 क्लोरोब्यूटेन है इसका ट्रीटमेंट किया गया किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, जब इसका इसके साथ ट्रीटमेंट किया गया तो जो मेजर प्रोडक्ट पूछा गया कि कौन सा होगा, तो हमें पता है कि इसके अंदर ये तो गया अल्फा कार्बन, ये हो गई बीटा हाइड्रोजन और ये भी क्या हो गई, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेंगे, हमें 2 एल्कीन मिलेगी, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर ये कहता है राइट साइड वाले जो बीटा हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट होती है, ठीक है, हमें पता है ना ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल है, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये प्रोटॉन तो निकल जाएगा बट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा और ये हैलोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, तो जो डबल बॉन्ड मिलेगा वो अपने को टर्मिनल साइड पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ मिल रहा है, इस पोजीशन पे मिल रहा है। पर ये कह रहा है कि अगर यही जो न्यूक्लियोफाइल अगर क्या करता है, सेकंड वाली जो दूसरी अपने को बीटा हाइड्रोजन दी है उस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो हमें जो एल्कीन मिलेगी वो किस टाइप की मिलेगी, जिसमें क्या होगा, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों ही साइड से क्या बीटा हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, पर ये जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा,
मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ये क्या होगा, माइनर। ये बताया किसने, सेडजफ रूल ने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्या है, जो एल्कीन वो क्या हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब जो मल्टीपल बॉन्ड है उसकी दोनों साइड क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, जबकि इसमें क्या है, ओनली वन साइड ही सब्स्टिट्यूएंट है, मल्टीपल बॉन्ड की साथ है प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होगी वो क्या होगी, मेजर प्रोडक्ट होगी। होगी बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, उसके बाद तो उसके बाद जो अपने को दिया है वो देखो, इसने बताया कि जो हैलो एरिन्स होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ लेस रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वाई हैलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो आप अगर हैलो एरिन्स को देखो तो सबसे पहले हैलो एरिन्स का ये अपने को स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आप 4 डिफरेंट टाइप्स के रीजन पढ़ोगे। सबसे फर्स्ट जो रीजन है वो अपने को दिया है रिजोनेंस इफेक्ट। क्या दिया है, रिजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो हैलो एरिन्स जो अपने को दिए, इसके साथ जो हैलोजन एटम अटैच है वो अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में दे देता है। ठीक है, जब ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, कंजुगेशन में दे देगा, तो जो हैलोजन है और ये जो कार्बन एटम है इनके बीच में क्या आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण ये जो हैलोजन है ये क्या है, ईजिली रिप्लेस नहीं होगा। जैसे हेलो एल्केन में होता है, हेलो एल्केन में तो हमने देखा था ये इजीली रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिजोनेटिंग इफेक्ट नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? तो फर्स्ट रीजन तो रिजोनेटिंग इफेक्ट हो गया। सेकंड रीजन जो अपने को दिया है वो दिया है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे अपने को बताया कि अगर आप हेलो एरिन्स को देखो तो हेलो एरिन्स के अंदर जिस कार्बन एटम से क्या है, हैलोजन एटम अटैच्ड है, वो कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, जबकि हेलो एल्केन में जिससे जुड़ा होगा वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा s करेक्टर होते हैं। किसकी कंपेयर में, sp3 की कंपेयर में। तो ये क्या करेगा, जो कार्बन हैलोजन जो बॉन्ड है उसके जो पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या है, टाइटली बाइंड करके रखेगा। ठीक है, ईजिली उसको लेके रिलीज नहीं होने देगा। ठीक है, और दूसरी इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की कंपेयर में क्या होगी, कम होगी, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ईजिली ये हैलोजन एटम रिप्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेकंड रीजन आ जाता है इसका हाइब्रिडाइजेशन का। और जो थर्ड रीजन जो अपने को दिया है वो दिया है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो हेलो एरिन्स आपको दी है, अगर उसका सेल्फ आयनाइजेशन हो जाए, क्या हो जाए, सेल्फ आयनाइजेशन, तो ये सेल्फ आयनाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, फिनाइल केटाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनाइल केटाइन बनाएगा और साथ में हैलाइड आयन देगा। ये जो फिनाइल केटाइन है ये लेस स्टेबल होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए इसमें इजीली नहीं होगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है आपसे एराइल हैलाइड के लिए पूछे, यहाँ आपसे विनाइल हैलाइड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और उसमें भी यही सेम रीज़न आएंगे। अगर ये विनाइल हैलाइड होता तो इसके साथ ये कंडीशन होती, ये सेल्फ आयनाइजेशन के बाद विनाइल केटाइन बनाता। क्या बनाता, विनाइल केटाइन, वो भी
रिजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। ठीक है, उसमें भी वही सेम हाइब्रिडाइजेशन वाली कंडीशन है। ठीक है, और फोर्थ रीजन अपने को क्या दिए है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जो क्या होगी यहाँ पे, क्या होगी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है ना, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्या होगी, रिपल्सन होगी किसके बीच में। हमें पता है कि हैलोएरिन्स में जो अपने को ये रिंग दी है, इस रिंग के ऊपर क्या है, ऊपर और नीचे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होने के कारण कोई इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज जो है वो यहाँ पे इजिली अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो फिर भी इसने बताया है कि इसमें कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, तो उन्हीं रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मतलब वो ड्रास्टिक कंडीशन में होगी, माइल्ड कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है, तो वो अपने को इसकी रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की दी है, किसकी, ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अपने को दी है उसमें सबसे पहले अपने को दे रखी है किसके साथ, एल्कली के साथ। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पे इसने बताया कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हीट करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप उसका एसिडिफिकेशन करोगे तो उससे मिलेगी फिनोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन किसके लिए यूज होती है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डो प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, फिर आगे इसने बताया कि ये अगर हैलोएरिन्स, ठीक है, अगर किसके साथ रिएक्शन करेगी, एल्कली के साथ, बट यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, कोई ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन क्या है, थोड़ी माइल्ड कंडीशन में होगी। सेम यही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उस वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डाउन हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आप क्या करते हो, यही एसिडिफिकेशन करोगे तो इससे क्या मिलेगी, यहाँ पे पैरानाइट्रोफिनोल मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि अगर इसकी कंपेयर में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, जैसे कि ये दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अगर क्या है, प्रेजेंट हैं, ठीक है, और आप क्या करते हो, सेम यही रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये 368 केल्विन पे ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एसिडिफिकेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनोल मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद जो रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी, जो अपने को दी है ऑर्थो पैरा ट्राइनाइट्रो, जो क्लोरोबेंजीन जो अपने को दी है, ठीक है, उसकी रिएक्शन। क्योंकि ये रिएक्शन पूछी गई थी किसके लिए, पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड बनेगा अगर इसमें आप क्या डाल दो, ओनली वार्म वाटर, हॉट वाटर ऐड कर दो, तो भी क्या करेगी, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगी, पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन करेगी। क्या बनेगा यहाँ पे, पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पे इसने कहा है कि अगर ये मेटा ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होता तो इसका कोई भी रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है, उसको करवाने में हेल्प करेगा। तो अब हम यहाँ पे साथ के साथ इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट भी स्टडी कर लेते हैं, फिर इसका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम कल कर लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जो ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप का। ठीक है, बट मेटा पे कोई डायरेक्टिंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होता, मेटा पोजीशन पे होता, तो उसका कोई रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने बताया अगर ऑर्थो ग्रुप पे कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है,
तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है उसको फैसिलिटेट करता है। किस तरह, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, किसके, जो हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड कोई भी आपको एरियंस दे रखी है, अगर उसकी ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या है, ऑर्थो पैरा जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो अपने को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो कार्बन जिससे क्या है नाइट्रो ग्रुप अटैच है, उस कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो कार्बन है या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस रिएक्शन के अंदर क्या अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करके न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो इसके आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो काफ़ी। ठीक है, तो इस तरह ये नेगेटिव चार्ज जो है उसका जो डीलोकलाइजेशन है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या है, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्या है, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जबकि मेटा पोजीशन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये इस तरह, मैं नेक्स्ट स्टेप लिखने की बजाय इसको कंप्लीट करता हूँ। तो अपने को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा ना, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, यही अपने को इफेक्ट किस में मिलेगा, अगर यहाँ पे क्या है, जो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता, नाइट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता, तो वो क्या करता, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता, जिससे क्या है, जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो ईजिली होता। ठीक है, तो इसके भी आप इसी तरह क्या बनाओगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे। ठीक है, उन सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आप यही देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ डीलोकलाइज हो रहा है, ओनली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है उस कार्बन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होगा किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, उसी के कारण ही क्या है, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है ना, उसी इफेक्ट के कारण ही क्या हो रहा है, ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तभी न्यूक्लियोफिलिक क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये अपने को क्या मिल जाएंगे, इनके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ से प्रोटॉन, ये हैलोजन रिलीज हो जाए। तो लास्ट जो अपने को इस तरह प्रोडक्ट मिल रहा था, जैसे सेम उसी तरह मिल जाए। ठीक है, जबकि आपने देखा अगर ये कहाँ होता, मेटा पोजीशन पे होता। ठीक है, क्या होता, मेटा पोजीशन पे होता, और आप सोचते कि यही न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो, तो आपने इन सभी स्ट्रक्चर में देखा कि कहीं भी मेटा पोजीशन के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको एक्सप्लेन करोगे। हो गया ये, तो आप देख रहे हो इसमें ये नेगेटिव चार्ज और फिर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज, ओनली नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है वो कहाँ पे मिल रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तो ये इसको फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।